नए चैप्टर के साथ मिल रहे हैं। चैप्टर का नाम है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। अब देखिए ये डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और क्यों हम लोग इसको इस जगह पर आकर पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली अब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की तरफ बढ़ चुके हैं। तो टोटल इस साल क्लास 12th में आपके पास 4 यूनिट था जिसको आपको कंप्लीट करना था। एक यूनिट कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी, एक यूनिट कहलाता है मैग्नेटिज्म, एक यूनिट कहलाता है ऑप्टिक्स और लास्ट यूनिट कहलाता है मॉडर्न फिजिक्स। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पूरा कंप्लीट कर लिया है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कुल 4 चैप्टर आते हैं, जिसके अंदर पहला चैप्टर है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दूसरा है एटम्स, तीसरा है न्यूक्लियाई और चौथा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। कुल यही 4 चैप्टर पढ़ने और चारों चैप्टर की जो वेटेज है वो है टोटल 20 नंबर। तो टोटल जो मॉडर्न फिजिक्स का आपको वेटेज आएगा, जो टोटल मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज है वो है 20 मार्क्स का। सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी इलेक्ट्रिसिटी जब आप पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर 3 चैप्टर आपने पढ़ा था। पहला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो तीनों। इसको पढ़ने में लगभग हम लोगों को लग गया कितना महीना, लगभग 2.5 मंथ हम लोगों ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट दिया। कितना? लगभग 2.5 महीना हम लोग यहाँ पढ़े। और इससे कितने नंबर का पूछेगा? शायद 14 नंबर या 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। और ये जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके अंदर वैसे तो चैप्टर 4 हैं। एक जो अभी हम लोग हेडिंग डाले हैं डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम, न्यूक्लियाई और लास्ट है सेमीकंडक्टर। इसको पढ़ने में जो समय लगेगा वो हमको लगता है शायद 1 महीना भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1 महीना भी ज़्यादा है। और दोनों में एक बेसिक डिफरेंस है। ये 1 महीना में 4 चैप्टर पढ़ के 20 नंबर, और ये 2.5 महीना में हम लोग पढ़े हैं और इसका कंट्रीब्यूशन मात्र 16 नंबर का। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है। 70 में 20 नंबर तो यही चला गया, बाकी 50 नंबर में पूरा, उसमें भी वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वो भी लगभग 20 नंबर का है। 40 बचा इधर 30 नंबर, 30 नंबर में 16 ये और लगभग 14-15 नंबर को। तो इसी तरह से तो वो पूरा पहला बुक से 30 और पूरा दूसरा बुक से 40 नंबर। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस टाइम भी। इसको पढ़ाने में पहला दोनों जो यूनिट है उसको पढ़ाने में समय भी बहुत ज़्यादा लगता है। आप सोचिए हम लोग अक्टूबर महीना, आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर आ गए, मतलब हम लोग अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीना इसी में लगा है। मात्र 2 महीना में हमारा सेकेंड बुक क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर, ज़्यादा 5 दिसंबर तक में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 2 महीना में पूरा सेकेंड बुक, और यहाँ पर 6 महीना में सिर्फ पहला और दूसरा, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन मात्र 30 नंबर, इसका कंट्रीब्यूशन 40 नंबर। तो ये ज़्यादा कम मेहनत में ज़्यादा फल वाला चैप्टर। उसमें भी स्पेसिफिकली जो ये चौथा चैप्टर है इसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये अकेले 7 मार्क्स का है। इसका अकेला कंट्रीब्यूशन कितने मार्क्स का है? 7 मार्क्स। तो ये तो फ्री का मार्क्स है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जितने हम आपको पढ़ाएंगे आपको लगेगा ये फ्री का मार्क्स, इसमें कुछ करना ही नहीं, बस 4-5 थ्योरी है, एकदम सीधा पढ़िए, सीधा खत्म, बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करना नहीं है। तो ये एक ओवरव्यू आपको आइडिया दे दिया कि क्यों ये वाला जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि एक तो इसको वेटेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे ज़्यादा और टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे कम, बहुत कम समय में खत्म हो जाता है। 1 महीना इसमें लगेगा और वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स मिला के 1 महीना लगेगा, 2 महीने में आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो। तो ये हो गई जनरल बातें, इसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया कि क्यों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन उसका कारण है कम मेहनत में ज़्यादा फल वाला चैप्टर। तो कहानी हुई 1932, इसके पहले और इसके बाद। इसके पहले का जो भी फिजिक्स था उसको हम लोग क्या बुलाते थे? क्लासिकल फिजिक्स बुलाते थे। ये सब क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स में हम चीज़ों को क्या मान रहे हैं? हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ क्या मानते थे? पार्टिकल मानते थे, सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल। पार्टिकल चल ही रहा था तब तक बीच में कुछ साइंटिस्ट आए, लगभग 1930 से लेकर 1933-34 के ये रेंज में कुछ साइंटिस्ट आए। इन लोगों ने एक नया आइडिया डेवलप किया और कहा कि नहीं, ये जो मैटर है ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल नेचर पोजेस नहीं करता है, ये वेव नेचर भी पोजेस करता है। तो कुछ 4 साल तक ऐसी अवधारणा रही
कि इन लोगों ने यानी ये ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट लोगों ने इन ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट को चैलेंज करना स्टार्ट कर दिया और ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि भैया आप जो भी अभी तक बता रहे थे सब गलत बता रहे थे। क्यों गलत बता रहे थे? उसका कारण था कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन पार्टिकल्स को क्या माना, इन मैटर्स को क्या माना, पार्टिकल माना, जबकि इनमें वेव नेचर भी देखने को मिला। कुछ फेनोमेना है, अभी अगले पेज पर बताता हूँ कि क्या क्या फेनोमेना है। और 1934 तक इन दोनों ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के ऊपर घमासान चलता रहा और 1934 के बाद कुछ साइंटिस्ट आए। 1932 से ही लोगों के दिमाग में ये चलने लग गया था कि ये लड़ाई में जो बातें आ रही है वो ट्रू है। और उनके बाद इन्होंने कहा कि नहीं देखिए, आप भी सही हैं, आप भी सही हैं, एक्चुअली ये एक तरह का नहीं है, ये डुअल नेचर पोजेस करता है, ये डुअल नेचर पोजेस करता है, जिसमें इसके पास वेव नेचर भी है और इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। तो ये आर्गुमेंट बाद में आया, इसके पास वेव नेचर भी है और इसके पास पार्टिकल नेचर भी है। और ये जो आर्गुमेंट आया है, इसी से इसका नाम पड़ा वेवटिकल। क्या नाम पड़ा? वेवटिकल नाम पड़ा। और वेवटिकल मतलब क्या होता है? वेवटिकल मतलब होता है वेव, मतलब ये वेव से आया है और पार्टिकल से टिकल वर्ड निकाला तो ये पार्टिकल, यानी ऐसे मैटर जिसके पास दोनों नेचर हो, वेव नेचर भी हो और पार्टिकल नेचर भी हो, उसको क्या कहते हैं? वेवटिकल का नाम दिया। हर एक जो कॉन्सेप्ट था, जब पार्टिकल नेचर था तो कुछ ऐसे फेनोमेना हुए जो सिर्फ पार्टिकल नेचर दिखा रहे थे, कुछ ऐसे फेनोमेना हुए जो पार्टिकल नहीं सिर्फ वेव नेचर दिखा रहे थे। और फिर कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि देखो तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, कभी कभी वो वेव नेचर दिखाता है और कभी कभी वो पार्टिकल नेचर दिखाता है, बस आपको वो समझना होगा कि कब कौन किस नेचर को दिखाता है। पर ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ, इट हैज टेकन सम इयर्स। लगभग 1925 से कहानी स्टार्ट हुई और 1935 में बहुत घमासान चला साइंटिस्टों के बीच में, इधर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उधर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, सब एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करना चाह रहे हैं कि नहीं मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ। और अल्टीमेटली दोनों लोग को प्रूव करके कुछ एक साइंटिस्ट आए जैसे डी ब्रोगली हुए और कुछ आइंस्टाइन ने भी बाद में माना 1932 के आसपास में कि नहीं भाई दोनों में डुअल नेचर है, और फोटो इलेक्ट्रिक का उन्होंने इक्वेशन वगैरह दिया। तो ये ऐसी कहानी पूरी स्टार्ट हुई। तो इसी सब चीज़ को हम लोग को लिखना है, राइट। तो ये एक रफ एक आइडिया बता दिया। अब इसको आप बाद में लिख लीजिएगा, पहले जो मैं थ्योरी लिखवा रहा हूँ उसको लिखिए। In classical physics, the law which governs the characteristics of a particle and wave are fundamentally different. In classical physics, the law which governs the characteristics of a particle and wave are fundamentally different. Characteristics of particle and wave are fundamentally different. तो क्लासिकल फिजिक्स मानता है कि वेव पूरा अलग चीज है और पार्टिकल पूरा अलग चीज है, दोनों को आप एक साथ मर्ज नहीं कर सकते। ये डुअलिटी वाली बात वहां पर थी ही नहीं। कि the phenomena such as reflection, refraction, the phenomena such as reflection, refraction, dispersion, photoelectric effect, black body radiation, says matter is made up of particles only. Matter is made up of particles only. Black body radiation says matter is made up of particles only. But paragraph change. But the phenomena such as interference, diffraction, polarization. The phenomena such as interference, diffraction, polarization
अब ये तीनों फेनोमेना हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये तीनों फेनोमेना हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, क्योंकि वहां पर ही आप वेव मान रहे हैं ना लाइट को। तो लाइट सबसे आसान था जिसके ऊपर हम डुअलिटी को चेक कर सकते थे। तो आपने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन उसके पार्टिकल नेचर को देखने के लिए पढ़ा, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन आपने उसके वेव नेचर के लिए पढ़ा, और इसीलिए रे ऑप्टिक्स और उसके बाद एक आया वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आप लाइट को क्या मान रहे हैं? वेव मान रहे हैं, और रे ऑप्टिक्स में आप लाइट को क्या मान रहे हैं? पार्टिकल मान रहे हैं। और इन्हीं दोनों की पढ़ाई के बाद ये चैप्टर का आगमन होता है जहां पे कहते हैं कि नहीं, डुअल नेचर है उसके अंदर। बात समझ में आ रही है? तो वो दोनों चैप्टर हम लोग छोड़ के आए हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। वहां पर ये फेनोमेना पढ़ेंगे। अभी बता रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स में क्या देखा? रिफ्लेक्शन, मतलब पार्टिकल नेचर में क्या देखा? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये कुछ 5 ऐसे फेनोमेना थे जो प्रूफ करता है एक्सपेरिमेंट के आधार पर कि ये प्योरली क्या है? पार्टिकल नेचर शो करता है। वेयरएज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ये कुछ फेनोमेना है जो प्रूफ करता है कि नहीं, ये पार्टिकल मैटर जो है वो वेव नेचर पोजेस कर रहा है। अब इन दोनों स्कूल ऑफ थॉट के बीच में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई में फिर एक मंथन हुआ, साइंटिस्ट लोग मिलकर एक कॉन्फ्रेंस किए, सबने अपना अपना आर्गुमेंट रखा, उससे एक उत्पत्ति आई कि नहीं भाई देखिए ऐसा है, आप भी सही हैं, आप भी सही हैं। कभी कभी वो ऐसा बिहेव करता और कभी कभी वो ऐसा बिहेव करता है। इसका मतलब उसमें दोनों ही नेचर पाए जाते हैं, और दोनों नेचर पाए जाते हैं इसलिए उसको वेवटिकल का नाम दिया। तो ऐसे बीच में एक रास्ता निकला, और जो कि सही भी है। आगे चलकर साइंटिस्ट जो है जैसे डी ब्रोगली हो गए, उन्होंने बाकायदा इक्वेशन डाल के इसको प्रूफ कर दिया। डी ब्रोगलीज की इक्वेशन है वो, उससे इसको प्रूफ कर दिया। अब डी ब्रोगली का इक्वेशन जब आ गया, कोई भी चीज जब मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया जाता है तो फिर साइंटिस्ट उसको मानने पर मजबूर हो जाते हैं। तो देखिए, phenomena such as, but phenomena such as says that matter is made up of wave only, ठीक है। कहानी ऐसे नहीं स्टार्ट हुई, कहानी स्टार्ट हुई मैक्सवेल के द्वारा। तो 2 साइंटिस्ट थे जो ये बताना चाहते थे कि यहाँ पर इस तरफ वाले तो बहुत लोग हैं, आइंस्टाइन भी इधर ही थे, न्यूटन भी इधर ही थे, जितने भी साइंटिस्ट आप पढ़ते हैं, कूलम्स वगैरह सब लोग इधर ही थे। ये बीच में मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है जिसका आप मैक्सवेल कांस्टेंट पढ़ते हैं, और हर्ज एक साइंटिस्ट है जिसकी आप फ्रीक्वेंसी यूनिट पढ़ते हैं। ये कुछ प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे जो वेव के ऊपर आ गए। उसमें हर्ज का विशेष योगदान इसलिए था क्योंकि साउंड को वेव उन्होंने प्रूव किया था। साउंड का इंटरफेरेंस, साउंड जब 2 साउंड मिलकर आता है तो उसकी स्पीड, आपको याद होगा डॉपलर एक साइंटिस्ट है जिनकी वजह से डॉपलर इफेक्ट आया था। तो ये सब सारी बातें चूंकि हर्ज के वहां पे साउंड में प्रूफ हो चुकी थी, तो उन्होंने फिर उसको किस में प्रूफ करने का कोशिश किया? लाइट पर भी प्रूफ करने का कोशिश किया। तो बेसिकली हर्ज वाज द साइंटिस्ट, मैक्सवेल ने इनिशिएट किया, हर्ज ने फर्दर उसको क्या किया? एलाबोरेट करके, और वो मेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने वेव नेचर को दिखाने की कोशिश की। तो लिखिए, फुल स्टॉप, द वेव नेचर ऑफ लाइट was firmly established by Maxwell's equation and Hertz's experiment. The wave nature of light was firmly established by Maxwell's equation and Hertz's experiment for the production and detection of electromagnetic wave. मैक्सवेल इक्वेशन एंड हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया और उसके आधार पर प्रूफ किया कि नहीं, लाइट जो है वो वेव नेचर पोजेस करती है। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रोडक्शन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इससे एक नए ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम थ्योरी, तो एक क्वांटम कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग थर्ड कॉन्सेप्ट आया
जैसे वेव आप पढ़े हैं तो 3 प्रकार का वेव होता है, आप लोग अभी तक 2 प्रकार का वेव पढ़े, कौन कौन सा? एक आपने पढ़ा है मैकेनिकल वेव, एक आपने पढ़ा है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव फर्दर 2 प्रकार का, लॉन्गिट्यूड एंड ट्रांसवर्स। नॉन मैकेनिकल वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक तीसरा पार्ट आया जहां पर वो क्या कह रहा है कि क्वांटम वेव। क्वांटम वेव मतलब जिसके पास दोनों नेचर। तो लिखिए आइंस्टाइन, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। आइंस्टाइन, तो आइंस्टाइन इनिशियली किसके पक्ष में थे? आइंस्टाइन इनिशियली पार्टिकल नेचर के पक्ष में थे, पर लेट 30s में मतलब 1934-35 में उनका जो विजन मतलब उनका जो अपना कॉन्सेप्ट था, बाकी लोगों के जो साइंटिस्ट लोग थे इनके कॉन्सेप्ट को समझकर उन्होंने अपनी धारणा को क्या कर लिया, चेंज किया, और उन्होंने फिर सपोर्ट करना स्टार्ट किया कि नहीं नहीं डुअल नेचर वाली बात सही है। मैंने भी एक्सपेरिमेंट किया था पार्टिकल प्रूव करने के लिए, लेकिन डुअलिटी वाली बात बिल्कुल भी सही है। और उन्होंने फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डुअलिटी से जोड़कर और बाकायदा फिर इक्वेशन लिखी, जिसको हम लोग आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। वो एक इक्वेशन उन्होंने भी बताया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़े हैं, क्लास 11th में हमने पढ़ाया था आपको। इस बार हम लोग बहुत डिटेल में उसको पढ़ेंगे, और साथ साथ फिर उन्होंने आइंस्टाइन ने कैसे इस बात को प्रूव किया, और क्वांटम थ्योरी एंड क्वांटम वेव या क्वांटम मैकेनिक्स एक अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स बन गया, उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि कैसे वो अलग ब्रांच ऑफ फिजिक्स बना। तो आप उसके आगे लिखिए आइंस्टाइन कंट्रीब्यूटेड। तो यहां पर आइंस्टाइन का एक बहुत बड़ा रोल आया। आइंस्टाइन कंट्रीब्यूटेड टू दी थोरो रिवीजन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिकल through the thorough revision of thorough revision मतलब वो सारा देखकर revision of our understanding of particle and wave character by developing quantum theory। तो आइंस्टाइन ने एक अलग से थ्योरी बताई जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी कहते हैं। तो आइंस्टाइन ने फिर क्वांटम थ्योरी दिया, और वही क्वांटम थ्योरी डुअलिटी की बात करती है, वही क्वांटम थ्योरी डुअलिटी की बात करती है। तो आइंस्टाइन कंट्रीब्यूटेड टू दी थोरो रिवीजन ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिकल एंड वेव कैरेक्टर by developing quantum theory। तो अब एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स आया जिसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं। तो राइट, क्वांटम मैकेनिक्स को डिफाइन कीजिए। क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which was established on the basis of quantum mechanics। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सिंपल मैकेनिक्स पढ़े हैं हम लोग, जहां पर हम लोगों ने वो फोर्स इज इक्वल टू ma और वो सब पढ़ा था, काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स, वो मैकेनिक्स था। अब ये पूरा अलग, वो तो पूरा पार्टिकल नेचर का था। अब ये एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जो क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जाता है। तो आप देखेंगे डीसी पांडे सर की जो किताब है उसमें मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स नहीं लिखे, उन्हें क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से वो बुक डाला है, तो क्वांटम मैकेनिक्स बोला जाता है। तो क्वांटम मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ duality of particle, duality of matter, concept of duality of matter, that is matter behaves both as particle and wave, that is matter behaves both as particle and wave। यहां तक हो जाओ। अब इन सब को प्रूफ करने के लिए कोई तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हम लोग को पढ़ना होगा ना, जिससे हम लोग ये प्रूफ कर पाए कि एक ही आइटम वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। एक ही कोई चीज वो वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट को लिया गया, किसके? आइंस्टाइन के एक एक्सपेरिमेंट को, जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो 1919 में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने पढ़ा था
वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ पार्टिकल एंगल से ही किया गया था। अब जब 1934 की बात हो रही है, उस टाइम पे सेम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया, बट दिस टाइम बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ बोथ पार्टिकल एज वेल एज वेव। लेकिन ये उनका ही एक्सपेरिमेंट था जिसको मैक्सवेल ने, हर्ज ने बेसिस बनाते हुए ही सारी चीजें प्रूफ की थी। तो उसको समझने के लिए हम लोगों को अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या बनाना होगा, बेसिक्स बनाना होगा, फंडामेंटल बनाना होगा, जिसके आधार पर आप क्या पढ़ेंगे, पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे। उस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पहले एक हर्ज साइंटिस्ट थे और एक हेलवॉर्ड, दो साइंटिस्ट थे। एक का नाम था हेलवॉच, एक का नाम था लेनार्ड, एक का नाम था हर्ज। ये तीन साइंटिस्ट ने मिलकर वो नहीं लिखा कि सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, तो वो सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में भी हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आप लिखिए, राइट, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला जो कॉन्सेप्ट है, अब हम लोग थ्योरी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो शायद मैंने आपको पहले भी बताया होगा व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो बताया होगा कुछ ऐसे कि ये एनर्जी वर्सेस, ये ऐसा बैंड हमने बनाया था। मैंने कहा होगा कि यहाँ पर एक बैंड होता है जहाँ पर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इनसे बनता है जो बैंड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड कहते हैं। तो ये आपका वैलेंस बैंड बन गया। अब जैसे ही ये वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक्चुअली में वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है, उनको जब रूम टेम्परेचर पर क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी को प्राप्त करके एक्साइट होते हैं, और एक्साइट होके कहाँ जाते हैं, अपने शेल से जंप मार के कहाँ चले जाते हैं, हायर सेल्स में चले जाते हैं। अब इसके ठीक ऊपर एक दूसरा बैंड प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये कंडक्शन बैंड है। ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। तो नीचे जो बैंड प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, और ऊपर जो बैंड प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज वैलेंस बैंड, और नीचे है, नीचे वैलेंस बैंड और ऊपर कंडक्टेंस बैंड। अब जब इलेक्ट्रॉन जंप मार के नीचे से कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। यहां पर जब इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू वेयर, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ये कहां आ जाता है, फ्रॉम वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जब ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको ही हम लोग अब एक नए नाम से जानने लगते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। These electrons which are present in which band, conduction band, is called as, ये क्या कहलाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, this is called as free। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को जब एनर्जी मिलती है और वो जंप मार के नीचे से कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, तो उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, उसके नीचे इसको उतार लीजिए, राइट। इन मेटल्स the electron in the outermost shell, in metals the electron in the outermost shell of an atom are loosely bound, outermost shell of an atom are loosely bound and can move freely in all possible directions, and can move freely in all possible directions within the entire region of metal, move freely in all possible directions within the entire region of metal at room temperature, entire region of metal at room temperature, such loosely bound electron, such loosely bound electron, entire region of metal at room temperature, such loosely bound electron
when moves from valence cell to valence band to conduction band, when moves to valence band to conduction band, from valence band to conduction band, overcoming the potential barrier, overcoming the potential barrier, overcoming the potential barrier, overcoming the potential barrier is called free electrons. Potential barrier, ये जो यहां से जंप करके गया है, इनके बीच में कुछ एनर्जी गैप रहेगा, हर जगह तो नहीं होता है, जैसे कंडक्ट मेटल्स में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, लगभग 0 के बराबर, और ये एनर्जी गैप किसी किसी में रहता भी है। तो ये जो एनर्जी गैप है, ये गैप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। पोटेंशियल, पोटेंशियल POTEN, पोटेंशियल बैरियर, तो पोटेंशियल बैरियर का नाम देते हैं, पोटेंशियल बैरियर। तो ये पोटेंशियल बैरियर है और ये क्या है, एनर्जी गैप, मतलब एक। तो वो जो गैप है उसी को एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, और ये पोटेंशियल बैरियर, उसको जंप करके वो कहाँ चला गया, नीचे से ऊपर चला जाता है, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। डन यहाँ पर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टिविटी के लिए जरूरी है, ये कंडक्टेंस दिखाएंगे, दे विल शो कंडक्टिविटी। पर हमारे पास जो अभी फोटो इलेक्ट्रिक में जरूरत है, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। हमें उसको इतना एनर्जी देना है कि वो अपने आउटर मोस्ट सेल से एक्साइट होके किसी अपर शेल में ना जाए, बल्कि वो पूरा ही उस एटम से ही बाहर निकल जाए। तो उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल। क्या बोलते हैं, सब हेडिंग डालिए, मतलब नया एक टॉपिक डालिए, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। वर्क फंक्शन को ना 5 से डिनोट किया जाता है, वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय 5। अब आप लिखिए वर्क फंक्शन की डेफिनेशन, राइट। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required, the minimum amount of energy required by an electron so that it just skips, so by the electron so that it just skips, so that it just skips, skip मतलब निकल जाना, come out, skip, ESCAPE, skip, ब्रैकेट में लिखिए, escape नहीं कहते, ESCAPE, skip मतलब बाहर निकलना, come out from the metal surface, from the metal surface is called as work function of the metal, is known as work function of the metal, denoted by phi naught या W naught। इसको वर्क फंक्शन, जिसको W नॉट या फाई नॉट से डिनोट। अब ये क्या है देख लेते हैं, ये है क्या, अब ये बीच में ऐसा न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, और इन न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद वाले शेल में कुछ ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। अब इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, एनर्जी मिला। ये एक इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गया, एनर्जी मिला। ये जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि इसके चारों तरफ शेल्स नहीं होंगे, शेल्स तो अभी भी होंगे इसके चारों तरफ, शेल्स तो अभी बहुत सारे होंगे यहाँ पे, पर इतनी एनर्जी मिल जाए कि ये यहाँ से बाकायदा जंप करके
और कंप्लीटली बाहर निकल जाए, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, कंप्लीटली बाहर निकल जाए। अगर इसके किसी सेल्स में आता तब ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता, अब ये पूरा पूरा बाहर आ गया, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने दिया है सो दैट कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली एस्केप आउट कर दे फ्रॉम द मेटल, इसी एनर्जी को आप क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। ये जो एनर्जी इनकमिंग आई है जिससे कि इस इलेक्ट्रॉन को आपने निकाल दिया, अब हर एक मेटल का ये एनर्जी निकलने वाला शक्ति अलग अलग हो, इसी को आपने केमिस्ट्री में आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम पे पढ़ा हुआ। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज द सेम एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन इन फिजिक्स। दोनों एक ही चीज है। आयन बनाने वाली एनर्जी इज कॉल्ड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक अ पर्टिकुलर एटम इनटू इट कन्वर्ट इनटू इट्स आयन, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी है। यहां पर वही आयनाइजेशन एंथैल्पी को आपने क्या कह दिया, वर्क फंक्शन कह दिया। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सो दैट कि जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाए, कंप्लीटली बाहर निकल जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं। अब यहाँ पे मेटल सरफेस है तो इसको हम लोग वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल बोलते हैं। तो ये कंप्लीटली आउटसाइड आ गया और इसको आप क्या कहेंगे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन तो नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाता है, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, कंप्लीटली आउटसाइड द सेल, नाम ही कंप्लीटली आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द शेल। तो ये पूरा पूरा बाहर आ गया है, कंप्लीटली आउटसाइड द शेल। तो ये पूरे अपने शेल को छोड़कर बाहर निकल गया है। ऐसे ही एनर्जी को क्या कहते हैं, कंप्लीटली आउटसाइड द शेल। तो ये पूरा बाहर निकल, अब ये जो पूरा पूरा बाहर निकल गया, उसमें जो एनर्जी लगी इस एटम को, इस इलेक्ट्रॉन को निकलने में, वो एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन कहते हैं। यहां तक कोई डाउट? ये वर्क फंक्शन का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख दीजिए। यूनिट ऑफ वर्क फंक्शन इज, वर्क फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जिसको हम लोग ईवी भी कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका एक रिलेशनशिप, 1 eV इज इक्वल टू, लिख दीजिए 1 eV इज इक्वल टू कितना होता है पता है, 1 eV इज इक्वल टू 1 eV इज इक्वल टू 1.6 into 10⁻⁻⁹ जूल सेकेंड, या सिर्फ जूल, जूल। ये रिलेशनशिप आपको क्या रहना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ये कन्वर्जन में काम वर्क फंक्शन हो गया। एक छोटा सा टेबल बनाइए जहाँ पे आप लिखेंगे अलग अलग मेटल और उसके वर्क फंक्शन। मैं नहीं लिख रहा, सिर्फ आप लोग लिखिए। एक तरफ मेटल, बल में वर्क फंक्शन, हाँ दो, एक मेटल और थोड़ा दूर पे वर्क फंक्शन लिखिए। सबसे सीजियम 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, CS सीजियम 14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट लिखिए पोटेशियम 2.14, नेक्स्ट पोटेशियम 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम 2.75, 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट लिखिए सोडियम 2.75, कैल्शियम 3.20, 3.20, मॉलिबेडनम MO 4.17, मॉलिबेडनम, कैल्शियम इज 3.20 इलेक्ट्रॉन, मॉलिबेडनम 4.17, PB lead 4.25, PB lead 4.25, एल्युमिनियम 4.28, नेक्स्ट Hg, एल्युमिनियम Al 4.28, Hg 4.49, Hg 4.49, Hg मतलब मर्क्यूरी। कॉपर 4.65, कॉपर Cu 4.65, Ag 4.70, Ag 4.70, निकल 5.15, PT 5.65, PT 5.65। अब यहाँ पर एक छोटा सा लॉजिक दिखना चाहिए। मैंने शायद जब क्लास
11th में हम लोग वो पढ़ रहे थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आपको ये तो बताया होगा कि जब हम लोग ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसका साइज जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसका इस न्यूक्लियस के साथ जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कमजोर होते जाएंगे, बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, फोर्स इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, यानी इसका रेडियस ज्यादा होगा उसका फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो इसका जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी वीक हो गया, और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर कमजोर है तो कोई एनर्जी जब इस पर आके स्ट्राइक होगी तो ये बड़ी आसानी से क्या कर जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। इसको निकालने में एनर्जी सबसे कम लगेगी, यानी यहाँ पर जो वर्क फंक्शन होगा वो थोड़ा सा कम होगा। और आप देख सकते हैं कि सीजियम में चूंकि उसका साइज सबसे बड़ा होता है, फर्स्ट ग्रुप में वो सबसे लास्ट एलिमेंट है, फ्रांशियम के ठीक ऊपर एटॉमिक नंबर 55, उस सीजियम में एनर्जी जो है वो काफी कम लग रही है। देखिए वैल्यू कितना बोला है 2.14। वेयर जैसे ही उसके नीचे आप पोटेशियम में आए तो पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 हलीना की रब से, तो हलीना की मतलब फोर्थ ग्रुप एलिमेंट, सॉरी फोर्थ पीरियड एलिमेंट, फर्स्ट ग्रुप फोर्थ पीरियड, वेयर सीजियम देखिएगा फर्स्ट ग्रुप सिक्स्थ पीरियड, सिक्स पीरियड में 6 सेल्स में और दूरी ज्यादा तो उसको निकालने में एनर्जी कम, वेयर यहाँ पर एनर्जी रिलेटिवली उससे क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो आप देखिए पोटेशियम उससे थोड़ी ज्यादा है, इसके ठीक ऊपर सोडियम है, सोडियम में उससे थोड़ा और ज्यादा। फिर आप कैल्शियम का साइज और छोटा हो जाता है, क्यों, पोटेशियम के ठीक आगे कैल्शियम पड़ता है, कैल्शियम के जब आगे बढ़ेगा तो ये इसके ठीक सामने रहेगा, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स तो उतने ही होंगे, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, जिस वजह से इससे थोड़ा छोटा कैल्शियम होगा, और इससे छोटा अगर कैल्शियम हुआ तो इसकी एनर्जी इससे रिलेटिवली थोड़ी और ज्यादा होगी। लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप से देखिएगा तो ये दोनों लगभग बराबर होते हैं, इसीलिए सीजियम और उसमें ज्यादा का अंतर नहीं है, 2.75 एंड 3.20। तो ये लॉजिक आपको क्लियर हुआ कि वर्क फंक्शन हमने कैसे डिजाइन। तो ये निकालना नहीं है, सवाल में आपको ये वैल्यू दिया रहता है, जस्ट मैंने आपको एक हेल्प कर दिया ताकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपका रहे कि वर्क फंक्शन क्या है और उसका वेरिएशन कैसे होता है इन अ ग्रुप एंड इन अ पीरियड। तो सीधा सीधा एक ही बात है, साइज छोटा वर्क फंक्शन ज्यादा, यानी फाई ज्यादा, फाई नॉट ज्यादा, और साइज अगर बड़ा है तो वर्क फंक्शन छोटा। सीधा एक ही रिलेशनशिप है और कोई दूसरा रिलेशनशिप नहीं, ये एक रिलेशनशिप है जो वर्क फंक्शन का साइज के साथ। डन। अब रेंज अगर आप देखेंगे जो सबसे आसानी से निकलने वाला है वो 2.14, और प्लैटिनम सबसे स्टेबल है, इससे स्टेबल अभी कुछ नहीं, इसीलिए चांदी फिर भी ऑक्सीडाइज कर जाता है, सोना ऑक्सीडाइज करता है पर कुछ टाइम लगता है, साल 2 साल लग जाता है, लेकिन प्लैटिनम ऑक्सीडाइज होने में 10-15 साल लगता है। इसलिए अभी सबसे महंगा कौन है, प्लैटिनम, उससे सस्ता गोल्ड, उससे सस्ता, ये सब नॉन रिएक्टिव मेटल्स हैं, पर फिर भी प्लैटिनम उसमें सबसे नॉन रिएक्टिव, सबसे नॉन रिएक्टिव मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल उसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट, तो उसका जो वर्क फंक्शन होगा वो बहुत बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ी वैल्यू आपने लिखी वो कितनी लिखी है, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए प्लैटिनम का आपने क्या लिखा है 5.65, तो जो वर्क फंक्शन है उसका रेंज क्या है 2.14 से लेके 5.65। एग्जाम में एक बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द रेंज ऑफ वर्क फंक्शन, लिख दीजिए, द रेंज ऑफ वर्क फंक्शन इज, the range of work function is cesium 2.14 electron volt to platinum 5.65 cesium CS होता है CS
2.14 हेडिंग इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब हम लोग ये तो समझ गए कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? जब इलेक्ट्रॉन को मिलती है एनर्जी, और जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकलता है उस एनर्जी का नाम क्या है? वर्क फंक्शन है। यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अब इलेक्ट्रॉन को कितने प्रकार से निकाला जा सकता है? इसमें से मेरे काम का एक ही प्रकार है, कौन सा? फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी लाइट के पड़ने पर जब कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए तो उसको फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन बोलते हैं। क्या एमिशन बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्यों? लाइट के पड़ने पर इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए। मुझे पढ़ना तो वही है, लेकिन और भी तो बहुत तरीके होते होंगे जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता होगा। उसमें से मेरे काम का कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रिक एमिशन पढ़ ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन पढ़ रहे हैं। देखिए, द फेनोमेना ऑफ एमिशन, द फेनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन from the metal surface, the phenomena of emission of electron from the metal surface, the phenomena of emission of electron from the metal surface is called electron emission, is called electron emission। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। हुआ यहां तक कोई डाउट? There are following types of electron emission। इसके अंदर जो पहला है that is, मैं यहाँ पर सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, पर एक एक करके उसको पढ़ेंगे। थर्मियोनिक एमिशन, पहला है थर्मियोनिक एमिशन। EMISSI हुआ थर्मियोनिक एमिशन। अब सीधी बात है, थर्म मतलब होता है हीट। थर्म का क्या मतलब होता है? हीट। हीट देने पर जब कोई इलेक्ट्रॉन एमिट कर जाए, यानी बाहर निकल जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? थर्मियोनिक एमिशन। लिखिए, राइट। द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, the process of emission of electron from the metal surface when the external energy is supplied in the form of heat, external energy is supplied in the form of heat is called thermionic emission। thermionic emission, supplied in the form of heat, is called thermionic emission, and the electrons coming out of the surface of metal, and the electron coming out of the surface of metal is called thermions, is called thermions। electron coming out of the surface of metal is called thermions। ये एक ऐसा डिवाइस था, इस डिवाइस से आपने इस मेटल को क्या किया? हीट किया, और इस मेटल के हीट करने पर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या निकल गए? बाहर निकल गए। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले हैं, इस एमिशन को थर्मियोनिक एमिशन, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला है इसको थर्मियॉन्स बोलते हैं। THERMIONS, थर्मियॉन्स। तो ये एक छोटा सा डायग्राम आप उसको समझिए। ये सोर्स ऑफ हीट है, यहाँ से आप हीट दे रहे हैं, आग लगा हुआ है बेसिकली, ये आग ही है। लिख देते हैं सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट। ये आग है ना, ये आग लगा है उसके नीचे, ठीक है। सेकेंड लिखिए, सेकेंड लिखिए फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन सेकेंड है, फील्ड एमिशन।
सजेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड ही यूज कर रहे होंगे जिससे आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालें। तो लिखिए, राइट, it is a phenomena of emission of electron from the metal surface. It is the phenomena of emission of electron from the metal surface when the metal surface is subjected to, when the metal surface is subjected to when the metal surface is subjected to a very high electric field of the order, a very high electric field of the order 10 raised power 3 volt per meter to 10 raised power 8 volt per meter. Electric field of the order 10 raised power 3 volt per meter to 10 raised power 8 volt per meter. This is known as field emission. This is known as field emission or cold cathode emission. This is called as field emission or cold cathode emission. ये cold cathode emission इस प्रकार का वेरी हाई पोटेंशियल, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको लगाते ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होने लग गए, एमिट होने। तो ये जो फेनोमेना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फील्ड एमिशन। और ये क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स। डन, बना लीजिए। ये मेटल है और इस मेटल में जो आपने वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया तो जो इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हुई, जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसको हम लोग फील्ड एमिशन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एमिशन। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एमिशन। थर्ड इज सेकेंडरी एमिशन। बढ़े आगे। नेक्स्ट इज सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी एमिशन। ये सेकेंडरी एमिशन क्या है, तो मैं पहले डायग्राम बना के समझा देता हूँ, फिर हम लोग लिखेंगे इसके बारे में, तब उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। ये सरफेस ऑफ मेटल, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जब सरफेस से आके क्या हुआ, टकराए। चूंकि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन थे तो ये भी इलेक्ट्रॉन थे, तो चूंकि ये पहले से ही इलेक्ट्रॉन है तो इनको क्या नाम दिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बोला। इनको क्या बोला, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन। और इनके टकराने से इस मेटल सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होंगे, एमिट हुए होंगे। ये कुछ जरूरी नहीं कि ऐसे ही लाइट की तरह ही बनाया जाए, कैसे भी बना सकते थे। ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए होंगे, यहाँ से निकले होंगे इन लाइट, इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के टकराने से, इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन के टकराने से। ये जो बाद वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले सारे, इनको आप क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन। और चूंकि ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन के टकराने से ही इलेक्ट्रॉन निकला है और उसका नाम सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए इसका जो एमिशन है उसका नाम क्या पड़ा, सेकेंडरी एमिशन। तो लिख दीजिए, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इट इज द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द surface of metal when electromagnetic radiation, एक मिनट, the process of emission electron from the surface of metal in large number when fast moving electrons, ब्रैकेट में लिखिएगा, primary electrons
process of emission of electron from the surface of metal in large numbers when fast moving electrons, ब्रैकेट में लिखिएगा प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, strikes the metal surface, strikes the metal surface is called secondary emission, is called secondary emission, and the electrons coming out of the metal surface is called secondary electrons, and the electrons liberated या coming out from the metal surface is called secondary electrons. Done? तो ये तभी होगा जब आप फ्री इलेक्ट्रॉन्स में जितनी एनर्जी चाहिए होती है उससे ज्यादा एनर्जी मिल जाए, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स में तो वो अंदर ही रहता है पर फ्री टू मूव रहता है, उससे ज्यादा एनर्जी दे दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यानी वर्क फंक्शन दे दीजिएगा तो बाहर निकल जाएगा। तो ये डायग्राम मैंने बनाया था, इसको आप अपनी कॉपी में बना लें। एंड द लास्ट जिसके वजह से ये सब कुछ पढ़ना पड़ा, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यहाँ पर द एनर्जी which is incident on the metal should be greater than work function. वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी दीजिएगा तो ये निकलेगा। लास्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लास्ट में क्या लिखे थे? क्या लिखे थे? ये लिखे यदि एनर्जी विच इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन से ज्यादा होगा तो निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब ये क्या है, तो ये चौथा टाइप है आपका। इसमें क्या होता है, ये मेटल का सरफेस है, इस पर लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, लाइट ऑफ, ये क्या है, ये है लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। उसका क्या मतलब है अभी समझाता हूं। लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट, जिसको हम लोग, इस म्यू नॉट को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। किस नाम से जानते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और जो इनकमिंग इनकमिंग जो एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी म्यू होनी चाहिए, और कंडीशन है कि म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू नॉट। कंडीशन क्या है, म्यू जो है वो म्यू नॉट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये म्यू नॉट क्या है, ये म्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या बुलाया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये जो म्यू आया है इनकमिंग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, ये म्यू जो है वो म्यू नॉट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा जब होगा तो ये आपके लाइट टकराएगा, और लाइट के टकराने से इस मेटल के सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर की ओर निकलेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनका भी एक स्पेशल नाम है, इनका नाम है फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या नाम है इनका, फोटो इलेक्ट्रॉन, PRON। इनको क्या बुलाते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटो, क्योंकि लाइट, व्हाई इट इज कॉल्ड एज फोटो, क्योंकि फोटो मतलब होता है लाइट। लाइट के पड़ने पर जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकले तो उस फेनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, और इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, ये मेटल का सरफेस। तो ये सब बातें आपको लिखनी है, राइट।
It is a process of emission of electron from the surface of metal. It is the process of emission of electron from the surface of metal. Process of emission of electron from the surface of metal when light of suitable frequency या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ लाइट ऑफ के बगल में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ भी लिख सकते हैं ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी लाइट ऑफ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट और सुटेबल फ्रीक्वेंसी क्या है इनकमिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये याद रहेगा ये क्या है ये इनकमिंग फ्रीक्वेंसी इनकमिंग frequency of photon मतलब लाइट और म्यू नॉट क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू फुल स्टॉप the emitted electrons are called as photoelectrons and the phenomena is called as photoelectric emission यहां पर जाके अब हम लोग ये पोजीशन में पहुंच गए कि हम लोग अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ने के योग्य हो चुके अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ेंगे जो 1919 में हुआ था बाई अलग वो हेलवॉच थे लेनार्ड थे हर्ज थे मैक्सवेल थे इन लोगों ने सब मिलके एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले इसके बाद फिर हम लोग इसमें क्वांटम एंगल घुसाएंगे जो किसने दिया आइंस्टाइन ने दिया और आइंस्टाइन के आधार पर फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को फिर से पढ़ेंगे और तब फिर जस्टिफाई करेंगे कि कैसे आइंस्टाइन ने इस बात को प्रूव किया कि इसमें दोनों नेचर जो है वो पाया जाता है पार्टिकल नेचर भी एंड इलेक्ट्रॉन नेचर भी और उसके बाद कैसे आइंस्टाइन के प्रूव करने के बाद फिर डी ब्रोगली आए और डी ब्रोगली ने फिर अपना एक आर्गुमेंट दिया और अपने आर्गुमेंट से ये प्रूव किया कि देखिए इसमें डुअल नेचर है इसमें पार्टिकल नेचर भी है और इसमें वेव नेचर भी है ये सारी बातें हम लोग अगली क्लास में देखेंगे तो मेरे ख्याल से आज एक बेसिक आइडिया डुअलिटी के बारे में आपको पता चला सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब कभी भी सिर्फ पार्टिकल नेचर की बात हो रही है तो वहाँ पे कुछ फेनोमेना है जैसे पहला जो फेनोमेना आपको मैंने बताया था वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डिस्पर्सन ऑफ लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये 5 फेनोमेना बताते हैं कि पार्टिकल मैटर में सिर्फ और सिर्फ कौन सा नेचर होता है पार्टिकल नेचर होता है पर जैसे ही कुछ फेनोमेना ऐसे देखने को मिले जैसे इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन तो पता लगा कि उसमें कौन सा नेचर होता है वेव नेचर भी होता है और फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट आए आइंस्टाइन ने खुद भी बाद में माना कि मैंने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किया था जो पार्टिकल नेचर प्रूव कर रहा था उसको अगर क्वांटम एंगल से देखा जाए तो सही बात है यहाँ पर पार्टिकल और वेव नेचर दोनों है और डी ब्रोगली ने तो बाकायदा उसकी क्या लिख दी इक्वेशन लिख दी और जिस दिन डी ब्रोगली हेडिंग डालेंगे उस दिन लास्ट क्लास होगी इस पर्टिकुलर चैप्टर की वही प्रूफ होगा और चैप्टर खत्म हो जाएगा तो नया चैप्टर है आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं व्यूज़ भी काफ़ी अच्छा आ रहा है धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और नया चैप्टर है बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़िए मॉडर्न फिजिक्स 20 नंबर कंट्रीब्यूशन है इसका मुझे लगता है 1 महीने के अंदर इसको कंप्लीट कर लेंगे और ध्यान से अगर पढ़िएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है इसमें कम मेहनत में ज़्यादा फल है ठीक है तो वीडियो देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू वेरी मच